हेलो एवरीवन। हम लोग आज न्यू चैप्टर वर्क एंड एनर्जी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, डे टू डे लाइफ में भी आपने इस टर्म या इस वर्ड को बहुत अच्छे से समझा होगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि फिजिक्स के टर्म में इसका क्या सिग्निफिकेंस है उसको समझेंगे। अब यहाँ पर आप देखो कि वर्क हम लोग डेली लाइफ में बातें करते हैं, हमने वर्क किया। फॉर एग्जाम्पल वर्किंग हार्ड स्टडी, लोग बोलते हैं ना बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, हार्ड वर्किंग कर रहा है, स्टडी कर रहा है, काफी मेहनत कर रहा है। तो क्या फिजिक्स में इसको ही वर्क कहते हैं, या दीवार को आप बहुत सारा धक्का दे रहे हो, बहुत जोर लगा रहे हो, क्या इसको वर्क कहते हैं? या आप किसी भी वेट को लेकर अपने हाथों में, जैसे जिम में ऐसा होता है, आप खड़े हो, कहीं मूव नहीं कर रहे हो, लेकिन वेट लेके खड़े हो तो काम तो आप बहुत सारे कर रहे हो। नॉर्मल अगर डिस्कशन करें तो काम तो बहुत कर रहे हो आप। अगर आप ऐसे 10-20 मिनट खड़े रहोगे तो शायद पसीने आने लगे, आप टायर्ड भी हो जाओ। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा काम किया। तो क्या रियल लाइफ में जो हम लोग वर्क की जो बातें करते हैं, क्या फिजिक्स में वर्क जो हम लोग डिफाइन करने वाले हैं वो सेम है या उससे डिफरेंट है? इस चीज पर हम लोग फोकस करेंगे। तो आपको समझ में आया कि डे टू डे लाइफ में वर्क किसको बोलते हैं, आप अच्छे से जानते हो इस बात को। लेकिन वर्क इन साइंस यानी फिजिक्स में वर्क को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो अभी आपको एक लेमैन मोटे तौर पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अगर अप्लाइड होता है, क्या किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स अप्लाइड होता है और उसके साथ कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि वर्क हुआ। इसको हम लोग और डीप में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना आप समझे कि किसी ऑब्जेक्ट, किसी पार्टिकल, किसी भी वस्तु पर अगर हमने फोर्स अप्लाई किया, वो डिस्प्लेस हो गया, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन चला गया, तो हम लोग बोलते हैं कि वर्क हुआ, यानी वर्क इज डन। अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। तो वर्क अभी समझ में आ गया कि अगर फोर्स अप्लाई होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि वर्क हुआ है। लेकिन फिलहाल ये 9th का फिजिक्स या साइंस हम लोग कवर कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग कुछ रेस्ट्रिक्शन रखकर वर्क को डिफाइन करेंगे या निकालेंगे। तो देखते हैं कि क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है। तो पहला हम लोग जो पढ़ाई करने वाले हैं इस चैप्टर में, वो होगा पढ़ाई कांस्टेंट फोर्स। क्या होगा? कांस्टेंट फोर्स की हम लोग बात करेंगे, यानी कि फोर्स वैरी नहीं कर रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने जो बताया डिफिनेशन वो सभी जगह वैलिड है। फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन होगा। अब यहाँ पर हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं, कांस्टेंट फोर्स लगता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर द फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये जो स्टेटमेंट है ये कहीं न कहीं नीचे के जो स्टेटमेंट है उससे जुड़ा हुआ है। वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट is equal to magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of the force। कहने का मतलब कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, सपोज यहां पर हम लोग ऐसा एक ऑब्जेक्ट मान लो कि ऐसा एक ऑब्जेक्ट है अपने पास, ये सरफेस पर ऐसे रखा हुआ है। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, सपोज हमने ऐसे फोर्स लगाया F, अगर इस डायरेक्शन में ये मूव करके अगर यहां पहुंच जाता है ऐसे ऑब्जेक्ट, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ जी फोर्स लगा, और फोर्स के डायरेक्शन में जो मूवमेंट हुआ है, ठीक है, लिखा है ना, इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
सो जो डिस्टेंस मूव हुआ है फोर्स के डायरेक्शन, तो फोर्स किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में, मूवमेंट किधर हुआ, इस डायरेक्शन में, ये दोनों का हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जो वैल्यू आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क डन। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ठीक है ऐसी बात है, लेकिन एक केस तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सरफेस है, ये ब्लॉक है और फोर्स कुछ ऐसा लग रहा है, मूवमेंट कुछ ऐसा होगा। तो इस जो टॉपिक है, ये जो आपको माइंड में आ रहा है, ये अभी हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, इसको हायर क्लास में स्टडीज करेंगे। तो इसके बारे में अभी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सिंपल एक कांस्टेंट फोर्स लेंगे और जो फोर्स का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होगा, चाहे उसके डायरेक्शन में हो या बिल्कुल उसके विपरीत हो, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, यानी 180 डिग्री से। चाहे तो फोर्स ऐसे लगा तो मूवमेंट ऐसे हो जाएगा या बिल्कुल ऐसे होगा, ठीक है। बस ये दो केस हम लोग लेने वाले हैं, बाकी इसके बहुत सारे केस होंगे जो हायर स्टडी में आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, 11-12 जब स्टडी करेंगे वहां पर। बाकी जो डिफिनेशन है यहाँ जो है वहां भी वही रहेगा। तो अभी हमने क्या समझा कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वर्क डन मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या था, फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग केस लेते हैं, देखो आप पिक्चर ये देख रहे हो, इस पिक्चर में क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है ना, इस पर फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, देखो तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है ना, ये एस दिया हुआ है। तो इस केस में फोर्स लगा और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहां पर जो हम लोग वर्क निकालेंगे वो होगा एफ मल्टीप्लाई एस। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं कि इसका यूनिट क्या होता है और कैसे होता है। तो यूनिट ऑफ वर्क, तो वर्क हमने अभी निकाला, वर्क निकाला। वर्क क्या था, वर्क अपने पास था फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहां पर फोर्स का क्या होता है, यूनिट की बात करें, SI यूनिट न्यूटन, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर। तो सिंपल यूनिट की बात करें तो क्या होगा, न्यूटन मीटर, ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क। और जब 1 न्यूटन का फोर्स लगता है, यानी कि अगर वर्क डन की बात करें तो 1 न्यूटन का फोर्स एंड 1 मीटर का डिस्टेंस, या डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड, तो इस तरीके के केस में वर्क डन क्या होगा, 1 न्यूटन मीटर। इसको हम लोग बोलते हैं 1 ऑफ जूल। क्या बोलते हैं, 1 जूल, यानी 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। तो हम लोग वर्क को किसमें, जूल में शो करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि वर्क कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब जीरो होता है। तो हम लोग का सिंपल एक ही केस लेना है, क्या लेना है, केस ये लेना है, आप समझ जाओगे फटाफट। देखो ये ऑब्जेक्ट है, इस पर आपने फोर्स लगाया, ये कुछ मूव होके यहां आ गया, ये सपोज एस डिस्प्लेस्ड हुआ है, दिस इज द डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वर्क क्या होगा, यहाँ पर वर्क की बात करोगे तो एफ इंटू एस, इस डायरेक्शन फोर्स है, इसी डायरेक्शन में है, बोथ आर पॉजिटिव, है ना, सो दिस इज पॉजिटिव। अब दूसरा केस ले लो आप
कि सपोज ये ब्लॉक है जो इधर सपोज एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा था v से, मान लो कि v से आ रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब आप मान लो कि कार ले लो, कार है ना, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है। अब वहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा उसको रोकने के लिए, फोर्स ऐसा लगा, तो मान लो कि अब तो अचानक तो रुकेगा नहीं, एक कुछ दूर जाएगा 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 और यहां जाके रुक गया। और मान लो कि ये s डिस्टेंस है, तो यहाँ पर फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो साइन है, कन्वेंशन जो है, अपोजिट डायरेक्शन में है। फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेस इधर हो रहा है, डिस्प्लेस इधर हो रहा है, फोर्स इधर। तो चाहे तो आप फोर्स को पॉजिटिव ले लो तो डिस्प्लेसमेंट को निगेटिव लेना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लोगे तो फोर्स को निगेटिव लेना पड़ेगा। आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पर वर्क डन, मान लो कि इसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया, तो दिस इज पॉजिटिव, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट फोर्स हमारा क्या हो गया, निगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इस केस में क्या हो गया, निगेटिव, एंड दिस इज पॉजिटिव। हमारा रिजल्ट क्या है, निगेटिव। तो इस केस में वर्क डन निगेटिव होता है। अब थर्ड केस ये है कि मान लो कि बहुत बड़ा ये दीवार है, ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत जगह, और वॉल का फोर्स लगाया, कितना लगाया, 20 न्यूटन का। अब सारा दिन धक्का देते रहो, वॉल तो मूव करने से रहा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स तो लगा और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट जो है क्या हो गया, 0। तो यहां वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कुछ भी है, मान लो कुछ भी है, डिस्प्लेसमेंट 0, सो दिस इज 0। अब हम लोग वर्क को समझ लिया, वर्क कैसे होता है, नहीं होता है। हम लोग लिमिटेड पर्टिकुलर केस के लिए अभी स्टडी कर रहे हैं। कांस्टेंट फोर्स की हमने बात किया, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन है, चाहे फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो या जस्ट उसके अपोजिट में हो, इस चीज को हम लोग समझ गए। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि वर्क डन करने के लिए कुछ लोग डेली लाइफ में बोलते हैं ना, बहुत एनर्जेटिक पर्सन है वो, उसके पास बहुत सारा एनर्जी है, तो बहुत सारा एनर्जी है तो बहुत सारा काम करेगा, कम एनर्जी है तो कम काम करेगा। एक हम लोग साधारण तौर पर इस तरीके की बातें करते हैं। तो यहाँ पर फिजिक्स में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी। यानी आप काम करने की, कार्य करने की जो क्षमता है अगर है, तो हम लोग बोलते हैं कोई इंसान या वो ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है। और ऑब्जेक्ट के पास कैसे एनर्जी हम लोग फिजिक्स में देखेंगे। तो जब किसी के पास एनर्जी होता है, यानी कि जब किसी के पास एनर्जी होता है तो वो काम करता है, और काम जब करेगा तो जितना वो काम करेगा उसके बराबर दूसरे ऑब्जेक्ट में भी वो एनर्जी डाल देगा। मान लो आपके पास बहुत एनर्जी है, मान लो आपके पास, अभी हम लोग एनर्जी की बात नहीं करते हैं, क्या उसका यूनिट है, मान लो आपके पास 100 यूनिट का एनर्जी है। मान लो आपने 20 यूनिट का काम किया, तो जिस पर आपने काम किया, जिस ऑब्जेक्ट पर, मान लो कि आपके पास 100 यूनिट एनर्जी है, आपने 20 यूनिट किसी ऑब्जेक्ट पर काम किया, कुछ काम किया, तो उस ऑब्जेक्ट में 20 यूनिट का एनर्जी ओपोज कर लेगा। अब किस फॉर्म में करेगा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो एनर्जी एक साधारण तौर पर आपको समझ में आया। अब फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या हम लोग देख लेते हैं, इंक्लूडिंग मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी। अब देखो, अब पोटेंशियल काइनेटिक क्या एनर्जी हम लोग अभी पढ़ेंगे। हीट एनर्जी आप समझ रहे हो, बल्ब है, लाइट है, सनलाइट है, आप आग जलाते हो, आपका इंडक्शन है, सब जगह हीट मिलता है। केमिकल है, बैटरी आप चलाते हो, केमिकल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप देखते हो, पावर है। लाइट एनर्जी आप देखते हो चीजों को। ये सब जो भी है एक एनर्जी का फॉर्म। उसी तरह पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी होता है, जिसको कंबाइनिंग में बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। इसको हम लोग डिटेल में भी समझेंगे क्या होता है। और यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, जूल, यानी कि जो वर्क का था यूनिट, दिस इज ऑल्सो सेम। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना भूल गया कि वर्क जो है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वर्क हमने भी निकाला था,
वर्क जो हमने निकाला था कि वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस, तो जो भी वैल्यू आता है इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, नो डायरेक्शन। फोर्स का डायरेक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, लेकिन वर्क का डायरेक्शन नहीं होता है। अब अभी हमने डिस्कस किया था कि मैकेनिकल एनर्जी होता है जो कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी होता है। सो काइनेटिक एनर्जी क्या है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्ट्स इन मोशन पोजेस एनर्जी, वी कॉल दिस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट, पार्टिकल या ह्यूमन, आप दौड़ रहे हो, दैट मीन्स यू हैव अ काइनेटिक एनर्जी। कोई कार मूव कर रहा है, रन कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट है, पोजीशन चेंज किए जा रहा है, उसमें मूवमेंट है, दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट हैज अ काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब हम लोग इसको मैथमेटिकल फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं और अभी भी हम लोग इसको एक सिंपलर फॉर्म में रखेंगे, ठीक है, लेकिन इसको लार्ज स्केल पर भी यूज किया जा सकता है। तो अभी हम लोग फिलहाल क्या करने वाले हैं कि सपोज एन ऑब्जेक्ट, देखो पिक्चर समझो, पिक्चर क्या है, इस तरीके से कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लो कि ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका जो है मास m है, इनिशियल वेलोसिटी इसका u है, ठीक है, इस पर एक कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है। कांस्टेंट फोर्स, ध्यान रहे मैं क्या बोला, कांस्टेंट फोर्स, दैट मीन्स यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। और ये कुछ टाइम के बाद ये क्या किया कि ये यहां पर आ गया, ठीक है, मास अभी भी इसका सेम है, लेकिन अब आने के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो गया v, और ये जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज s, और ये जो टाइम कंज्यूम किया यहां से यहां आने में दैट इज t, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। चलो हम लोग लैंग्वेज में लिख लेते हैं इसको, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट m, इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। अभी मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, आप कंसीडर करोगे डायरेक्शन इसमें है, ठीक है। मैं बार बार इस क्लास में बताने के दौरान बोलता हूं कि वेक्टर साइन यूज नहीं करना है, उसका रीजन है कि हायर मैथमेटिक्स में उसको पढ़ना है। अभी आप करोगे बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाएगा इसमें। बार बार इनिशियल वेलोसिटी मींस u इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन आपको पता है राइट डायरेक्शन चल रहा है, आप इसको अगर कंसीडर करना है तो इसको x मान लो, ठीक है, इधर वाले को -x मान लो, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी जो हुआ है आफ्टर टाइम t, फाइनल जो वेलोसिटी है आफ्टर टाइम t इज v, टाइम टेकन इक्वल टू t, एंड डिस्प्लेसमेंट कवर इज s। तो आपको एक बात तो समझ में आ रहा होगा कि जो हमने बहुत सारे फॉर्मूला पहले यूज किया था, s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर v ut, जो भी है सारे कुछ यहाँ अप्लाई होंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग एक रिलेशन निकालना चाह रहे हैं कि वर्क डन और जो हमारे लिनियर मोशन में जो स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है उसके बीच कैसा कुछ रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे, और क्या उससे हमें कुछ काइनेटिक एनर्जी के बारे में समझ में आता है, उस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ओके। अब यहाँ पर एक बात समझो कि अगर मैं बोलूं कि वर्क डन कितना हुआ है, आप बोलोगे F इंटू एस यानी Fs, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको ये बोलूं कि यहाँ पर जो हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन का जो फॉर्मूला होता है वो हमने निकाला,
एक चीज और यहाँ पर टर्म है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो मान लो कि ये एक्सीलरेशन से इस तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो एक्सीलरेशन इज ए। अब यहां से एक रिलेशन आपको आया कि फोर्स आपने निकाला। एक और रिलेशन आपको पता है कि अगर मास, अगर हमारा सपोज ये 1 है, मान लो मास हमारा m है, तो फोर्स ए एक्सीलरेशन है, तो फोर्स कितना लग रहा होगा m ए। ये सारे कुछ हमने पहले स्टडी किया है। और एक चीज आपको पता है कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s, है ना। ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वर्क डन जो है उसको हम लोग वेलोसिटी के, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मूवमेंट है, वेलोसिटी है, तो उसके टर्म में कुछ हम लोग रिलेशन निकालना चाह रहे हैं। देखना चाहते हैं कि वर्क डन जब कोई कर रहा है फोर्स लगा के, तो उसके वेलोसिटी में कैसे चेंजिंग हो रहा है, क्या हमारे पास इक्वेशन आते हैं, उसको हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं। अब देखो आप, यदि वर्क डन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, वर्क डन को W हमने बोला, तो F इक्वल टू एम ए, है ना, F इक्वल टू एम ए। हम यहाँ लिख सकते हैं F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए इंटू एस, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग थर्ड से यदि एस को निकाल, ठीक है, यहां से अगर आप एस निकालोगे तो आपको क्या दिखेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल टू एस, ऐसा कुछ दिखेगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि अब वो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट द वैल्यू ऑफ s, ठीक है। अब W इक्वल टू एम ए इंटू एस क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। देखो तो ये कैंसिल हो गया, आपको क्या आया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यानी कि अगर फोर्स लगा, बात में ध्यान से आप सुनो, फोर्स लगा दैट इज द कांस्टेंट फोर्स, और उसका वेलोसिटी u से v हो गया, तो अभी हमने क्या बोला था कि किसी के पास एनर्जी है और किसी ऑब्जेक्ट को काम कर रहा है, तो कोई पर्सन होगा या कोई सिस्टम होगा जिसके पास एनर्जी था, फोर्स लगाया, उस ऑब्जेक्ट पर काम किया, तो u से वेलोसिटी क्या हो गया, v। तो काम कितना हुआ है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी कि इसको ऐसा आप लिखो, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और हम लोग थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं। सपोज इनिशियल वेलोसिटी हमारा u इक्वल टू 0 होता है। अभी हमने बोला कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, मान लो कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, और उसके बाद हम लोग फोर्स लगाते हैं, कांस्टेंट फोर्स, तो हमें क्या मिलता है, वर्क डन हमें क्या मिलता है, ये v 0 हो जाता है, यानी हाफ एम 0 के स्क्वायर, सॉरी हाफ एम फाइनल वेलोसिटी v है, सो दिस इज द v स्क्वायर माइनस हाफ एम इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 स्क्वायर, यानी क्या आता है, हाफ एम वी स्क्वायर। कहने का मतलब कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में, यानी उसके पास अभी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं था, वस्तु रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं था, कोई कांस्टेंट फोर्स लगा, उसके बाद वो v वेलोसिटी से मूव करने लगा, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी इतना हो गया, यानी काम जो किया है वही तो उसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ होगा, जो एक्सटर्नल फोर्स से जो काम हुआ, अनबैलेंस फोर्स बोलो या फोर्स जो लगा है। तो यानी कि हम एक बात समझ में आ गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो काइनेटिक एनर्जी होता है, कोई रेस्ट में है, कोई फोर्स लगा और कुछ सर्टेन वेलोसिटी तक चला गया, तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर,
क्या होता है, वेलोसिटी का स्क्वायर, जो वेलोसिटी एक्वायर कर गया एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे पोटेंशियल एनर्जी। हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि मैकेनिकल एनर्जी इज द समेशन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी तो समझ गया, बाकी हीट, साउंड या लाइट है तो डेली लाइफ में आप देख रहे हो। तो पोटेंशियल एनर्जी एक न्यू नियम को देख रहा है, क्या होता है। तो बेसिकली पहले हम लोग इसको वर्ड को पढ़ेंगे, फिर उसको एक एक वर्ड को समझेंगे। द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी प्रेजेंट in it by virtue of its position or configuration। देखो आप, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, बाय वर्च्यू ऑफ, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम ऑब्जेक्ट के पास दो कारण से हो सकते हैं, चाहे तो उसका पोजीशन चेंज हो जाए या कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए। अब देखो पहला केस आप समझो, मान लो कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर ये 10 केजी का स्टोन रखा हुआ है ना जी। अब इसको चाहते हो कि ऐसे यहाँ पर एक टेबल यहाँ है, इसको उठा कर यहाँ पर रखना चाहता हूँ, इस 10 केजी के जो भी ये स्टोन है। तो कुछ तो वर्क करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा वर्क, कि कम से कम इसके वेट के बराबर तो फोर्स ऊपर लगाना ही पड़ेगा। इसका जो वेट है उसके बराबर फोर्स लगा के और धीरे धीरे मूव करके आप यहाँ रखोगे। तो आपने फोर्स लगाया और मूवमेंट भी किया, तो कुछ तो काम हुआ ना, तो वर्क हुआ, कुछ तो वर्क हुआ। ये जो वर्क हुआ है तो किसी कारण हुआ, पोजीशन चेंज होने के कारण। तो इस तरह के जो एनर्जी स्टोर हुआ है इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और क्या हुआ है, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन। अब देखो ये हमारे पास तीर धनुष है, बो एंड एरो है। अब यहाँ पर नॉर्मल जब ये इस कंडीशन में रहता है, इस कंडीशन में आप इस पर एरो लगाओगे कहीं नहीं जाएगा। अब इसको स्ट्रेच आपने किया, जैसे ही स्ट्रेच किया इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ। तो स्ट्रेच करोगे तो कुछ तो फोर्स लगाओगे, उसमें टेंशन लाने के लिए, उसमें एक टाइटनेस लाने के लिए कुछ तो आप काम करोगे। काम करोगे तो यहाँ पर एरो आपने रखा, तो काम किया तो एनर्जी स्टोर हो गया, और वो जब छोड़ते हैं तो वही एनर्जी एरो में ट्रांसफर होता है और वो मूवमेंट में आ जाता है। तो ये दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन चेंज। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में कैसे पोज हो सकता है, दो कारण से, चाहे तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो जाए या उनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए। आप बहुत ऐसा केस ले सकते हो, स्प्रिंग है उसका प्रेस कर देते हो, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। इलास्टिक है, कोई रबर है मोटा सा, उसका प्रेस कर तो फिर अपने आप पोजीशन में आता है, उस केस में कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। तो डे टू डे लाइफ में देख सकते हो बहुत ऐसे केस है जो पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने से उसमें एनर्जी आ जाता है। तो अभी हमने समझा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो हम लोग अभी कोशिश करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट निकालते हैं, कि यार कोई ऑब्जेक्ट का कोई हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो। अब यहाँ ग्राउंड पर ऑब्जेक्ट है, आप पिक्चर में देख रहे हो, ठीक है। मान लो कि इसका मास m है। अब आप इसको h हाइट पर ले गए हो, है ना, h हाइट की। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। अब देखो यहां पर जो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन हाइट इक्वल टू h, इसको ले जा रहा है। अब कुछ मैं बात आपको बताने वाला हूं, उसको ध्यान से समझना है। इसे मिनिमम फोर्स या मिनिमम आपको कितना मतलब बल लगाना पड़ेगा जिससे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव हो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आप रास्ता तय कर रहे हो, मान लो ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जा रहे हो। तो इसका वेट क्या है, अगर यहां पर ऐसे करोगे, इसका वेट क्या है, m है। इसका वेट क्या होगा, mg, हमने पढ़ा था ना। mg क्या होता है, एक तरीके से वेट इक्वल टू फोर्स है। तो मिनिमम अगर इस फोर्स लगा के
आप ले जाते हो। कंडीशन क्या है, मिनिमम mg के बराबर आप ले जा रहे हो, यानी mg की इक्विवेलेंट। ले जाने के लिए आप mg से ज्यादा भी ले जा सकते हो, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ इस बात को ध्यान से आप सुनो। mg जो यहाँ फोर्स जो लग रहा है इसको लिफ्ट करने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए, दैट इज इक्विवेलेंट टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इससे ज्यादा मान लो को फोर्स आप नहीं लगा रहे, समझ में आया? तो इसका मतलब कि फोर्स आपने क्या लगा दिया, फोर्स आपने क्या लगाया, mg लगा दिया ना, अपवर्ड डायरेक्शन में। हाइट आपको पता है, तो वर्क आपने कितना किया होगा h हाइट एरिया के लिए, आपको पता है ना, फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या अपोजिट, ये दो के स्पर्श है अभी, तो हमने एस किया डायरेक्शन में है, तो mg फोर्स लगा, आप लगा रहे हो ना, आप लगा रहे हो, आप कितना वर्क कर रहे हो और कितना मूवमेंट आपने किया है, h, तो टोटल आपने वर्क किया क्या है, mgh। तो ये वर्क डन जो आपने किया है इस ऑब्जेक्ट पर किया है, अब यहां पर आ चुका है, यानी कि इतना एनर्जी इसमें आ चुका है, दैट इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल एनर्जी। जो आपने वर्क डन किया, क्या बोला था कि आपके पास एनर्जी है, तब काम करते हो किसी ऑब्जेक्ट पर, और वही एनर्जी जो उस पर ट्रांसफर करते हो उसमें पोजेस हो जाता है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी अब इसके पास आ चुका है। तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, mgh। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब एक चीज और इसमें हम लोग समझेंगे, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आप एक तरीके से रेफरेंस पॉइंट अपना फिक्स कर सकते हो। रेफरेंस पॉइंट अगर का मतलब ये है कि मान लिया कि ग्राउंड को मैंने मान लिया कि यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर अपना वर्डन किया। अगर मैं बोल दूं कि पोटेंशियल एनर्जी h1 हाइट पर, मान लो h1 हाइट यहाँ है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहाँ पर 0 है, तो आप क्या करोगे, इसका मतलब आप कितने हाइट लगे हो, h माइनस h1। अब यहाँ पर जो एनर्जी हो जाएगा mgh माइनस h1। कहने का मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है हम लोग ग्राउंड को 0 मानते हैं, आप जहां 0 मानोगे वहां सुपर आप कंसीडर कर लो। बात नहीं समझ में आई? मैं बोल रहा हूँ कि अभी ग्राउंड 0 था, ठीक है, अभी मैंने माना कि यहाँ स्टेशनरी है, ठीक है, तो तभी तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, इसको मैंने रखा, स्टेशनरी है, कोई काइनेटिक एनर्जी है नहीं, रुका हुआ इस पोजीशन पर है, ग्राउंड का लेवल 0 है, हाइट 0 है, यानी कि हाइट 0 है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है। मान लो कि यहाँ से एक टेबल है, एक टेबल लगा हुआ है, बाय द वे एक टेबल कोई है, ऐसे करके ऐसे टेबल लगा हुआ, ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे रखा रहता है। अब मैं बोलता यहाँ से आप ले जाओ h माइनस h1 हाइट, यहाँ से ले जाओ, तो अब क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, अब बोलते हैं mgh माइनस h1 हाइट, क्योंकि आपने काम कहाँ से किया, टेबल से लेके यहीं तक ले जाने का। तो मैं आप इसको क्या माना, इसको रेफरेंस पॉइंट माना, रेफरेंस लेवल माना, आपने माना कि इसका पोटेंशियल 0 है, लेकिन ग्राउंड से पूछता है कि हाँ जी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अब यहाँ से ले जा रहे हैं तो कितना है, तो इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अपने आप एक फ्रेम से जोड़ के हम लोग देख सकते हैं कहां से आप कहां काम कर रहे हो, ठीक है ना। अब यहाँ अगर मैं सिंपल से बोलूं कि ग्राउंड लेवल का पोटेंशियल एनर्जी सपोज 10 है, मान लो सपोज 10 है, यानी कि इसके नीचे भी कुछ हाइट है जो गड्ढा है, मान लो ऐसा, तो इस केस में क्या होगा कि 10 प्लस जितना पोटेंशियल, जितना वर्क की हो, इसका पोटेंशियल एनर्जी इतना हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क डन तो है जो आपने किया है, लेकिन किस फ्रेम से आप कंसीडर कर रहे हो उसे भी हम लोग माइंड में रखना होता है। एक चीज और हम लोग अभी समझेंगे, द वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट of the initial and final position of the object and not on the path along which the object is moved। अब समझो बात को, सपोज करो कि यहाँ पर एक ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, मैं बोला सिंपली कि आप यहाँ से उठाओ और h हाइट पर ले जाके रख दो, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या लग रहा है, नीचे की तरफ, वर्क डन आप ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहे हो, तो मैग्नीट्यूड किसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो यहाँ क्या होगा, फोर्स mg
एच माइनस जो भी आप लिखो, ठीक है। फोर्स नीचे लग रहा है, हाइट ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ अपोजिट में, इतना वर्क डन हुआ किसके द्वारा? बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा। अब समझो कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे यहाँ पर है, पहले आप इसको ऐसे मूव किए, फिर आप इसको ऐसे मूव किया, फिर आप उसको ऐसे मूव किया, फिर आप उसको ऐसे मूव करके यहाँ आए। तो इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? अब समझो आप, यहाँ पर ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी जो फोर्स लगा रहा है उससे सिर्फ वर्क डन हम निकाल रहे हैं। अब ग्रेविटी तो यहाँ लग रहा है mg। अब देखो जितना मूव किया, मान लिया कि 2 मीटर किया, तो यहाँ वर्क डन बाय ग्रेविटी कुछ हो रहा है। हमने क्या ही पढ़ा था कि कभी वर्क डन तब होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होना चाहिए डायरेक्शन के फोर्स में होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट जो रहा है डायरेक्शन के फोर्स में, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ग्रेविटी क्या है? ये है। यहाँ पर फोर्स क्या लग रहा है? ये। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये। तो यहां से यहां तक वर्क डन क्या हुआ? 0। यहां से यहां तक जो वर्क डन होगा mg इंटू ये हाइट सपोज h1। यहां से यहां क्या है? फिर देखो mg तो यहां लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, दोनों का डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन तो नहीं हो रहा है। यहाँ वर्क डन क्या है? 0। इस केस में हाँ फिर लग रहा है mg। अब मान लो ये है h2, यहाँ क्या होगा? mg h2। यहां से यहां जाने में वर्क डन हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? आप यदि कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो तो। लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है? ग्रेविटी के द्वारा। टोटल आपको ग्रेविटी द्वारा नहीं, ग्रेविटी इस पर कितना वर्क डन कर रहा है चीजों को। यहाँ से देखो h1 h2 मान लो कि बराबर है, यहाँ क्या हो गया? mg h1 प्लस h2। यानी कि ग्रेविटी, द वर्क डन बाय द ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन द वर्टिकल हाइट। यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का जो हाइट का डिफरेंस है उसी पर डिपेंड करता है ग्रेविटी कितना वर्क डन कर रहा है, न कि किस पाथ से जा रहा है। अब एक ऑब्जेक्ट को आप ऐसे लो, सपोज ऐसे है कोई ऑब्जेक्ट लो, आप इसको ऐसे ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे घुमाओ, यहाँ पर आया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा ना, ये जो फाइनल इसका जो ये हाइट है यहाँ से यहाँ, उसी के बराबर होगा। क्यों हुआ? आप ये समझ चुके हो। अब हम लोग एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट को समझेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। शायद आपने सुना भी होगा। एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। द टोटल एनर्जी, व्हाट? द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम। हम लोग यहाँ भी पर्टिकुलर केस की बात करेंगे। एनर्जी बहुत तरीके से होते हैं, एनर्जी डिसिपेट बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं। सारे बातों को सभी जगह वैलिड है, ये सभी जगह वैलिड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन हम लोग यहाँ जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं ग्रेविटी के अंदर, वहां पर देखते हैं कि किस तरह से वैलिड है। ओके, मान लो कि यहाँ पर एक ग्राउंड अपना है, ये एक अपना टावर है, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है। यहां से इसको फ्री फॉल करवाया गया। क्या करवाया गया है? फ्री फॉल। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, जस्ट ड्रॉप किया गया। अभी हमने पढ़ा, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? m gh। यहाँ पर h हाइट पर ग्राउंड को हमने रेफरेंस पॉइंट लिया, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, h हाइट पर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mgh। अब यहां से मूव करना शुरू करेगा फ्री फॉल किसी भी पॉइंट पर, मान लो कि इसका वेलोसिटी v। तो आपको पता है कि अभी हमने देखा था कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी यहाँ फोर्स लग रहा है ना। तो क्या होता है कि जो भी चेंज हो रहा है, जो भी इस पर काम हो रहा है, वो क्या हो रहा होगा? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमने क्या देखा था? हाफ mv² देखा था ना। किसी पॉइंट ऑफ टाइम t की बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ये हाइट एज के बीच में ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, मैं मानता हूँ।
तो इतना समझ में आया कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी टॉप पर है और वहां सब डिक्रीज कर रहा होगा, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जा रहा है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर सबसे हाई पर है और यहाँ से धीरे धीरे जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पर इंक्रीज कर रहा होगा, ये इंक्रीज कर रहा होगा। यानी कि जैसे ऊपर जाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, नीचे आओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, ये ग्राउंड है। तो किसी भी पॉइंट पर हमने देखा तो क्या है, v वेलोसिटी है, तो यहाँ पर क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और mgh कुछ होगा, लेकिन इतना पता है कि ये mgh से लेस है। अब मानो कि जस्ट ग्राउंड को स्ट्राइक करने के पहले, नियर अबाउट टू ग्राउंड, सबसे ज्यादा इसका वेलोसिटी होगा, सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगा, v मैक्सिमम होगा। उस समय हाइट नियरली टू 0 होगा एंड जस्ट ग्राउंड को टच करने वाला है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वो करीब करीब 0 पर होगा। तो सबसे हाईएस्ट यहाँ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ये दोनों एनर्जी, अभी हमने क्या पढ़ा कि एनर्जी क्या है, एनर्जी बस दो फॉर्म में यहाँ हो रहा है, पोटेंशियल से काइनेटिक, या ऊपर ले जा रहे हैं तो काइनेटिक से पोटेंशियल। तो यहाँ जो टोटल सम ऑफ एनर्जी है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी ये हमारा जो हमेशा ये कांस्टेंट रहेगा, ये हमारा हमेशा फिक्स रहेगा। अब देखो कैसे, मान लो कि इनिशियल में हमारा वेलोसिटी 0 था, एट टॉप की बात करूं, अगर एट टॉप की बात करूं तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो उसमें टोटल जो एनर्जी था, मैकेनिकल टोटल जो एनर्जी था वो क्या था, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या था, mgh। अगर मैं बिल्कुल बॉटम की बात करूं, सरफेस का, मतलब अबाउट जस्ट बिफोर हीटिंग, ठीक है, एट ग्राउंड, एट ग्राउंड पर क्या होगा, h इक्वल टू 0, सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। तो हमारा टोटल जो एनर्जी है वो क्या होगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। और आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट है, तो यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी है, तो हमारे पता है कि ऊपर में क्या था, टोटल एनर्जी mgh, यहाँ काइनेटिक, यानी कि मान लो कि वो हमारा v स्पीड से आता है, तो हाफ mv², तो किसके बराबर होगा, mgh। ये v मैक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो है v मैक्स जब ग्राउंड के जस्ट पहले आने वाला था। तो यहां से मैं आपको बस ये एक्सप्लेन करने के लिए बताया, यानी कि टोटल किसी पॉइंट की बात करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एंड काइनेटिक एनर्जी वुड बी सेम, यानी कि कांस्टेंट होगा। यानी कि आप ऐसे अगर टावर है तो यहाँ जो टोटल PE प्लस KE होगा, जो यहाँ पर PE प्लस KE होगा, और किसी भी पॉइंट पर PE प्लस KE होगा, सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी 1 2 एंड 3 ऑल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 फिक्स्ड होंगे। ओके, अब हम लोग एक और नए टर्म को देखेंगे, पावर क्या होता है। लोग बोलते हैं ना, बहुत पावरफुल पर्सन है, बहुत पावर है, बहुत ताकत है, इसका मतलब क्या होता है। अब देखो, मान लो ये जो पिक्चर दिख रहा है, इसमें बंदा ये रोप के ऊपर चढ़ रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं 5 डिफरेंट बंदे को खड़ा करूं, ठीक है, 5 डिफरेंट, चलो 2 ही 3 ले लेते हैं, एक दूसरा, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्गर है इससे, ये भी स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये स्ट्रॉन्गर है, तो देख के क्या कहोगे, फटाफट कौन रस्सी पर चढ़ जाएगा, सेम हाइट पर उसको चढ़ना है, तब बोलोगे ये स्ट्रॉन्गर वाला जल्दी चढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि वर्क डन क्या हुआ है, तब बोलोगे वर्क डन तो दोनों सेम ही किया होगा, फोर्स ऊपर लगाया है, सेम डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वर्क तो सेम ही किया होगा, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा है, तो पावरफुल इसको बोल रहे हैं हम लोग कि बहुत पावरफुल है, ये क्या है, पावरफुल है। मान लो कि कांस्टेंट फोर्स से अपना चीजों को कर रहा है,
तो यहाँ पर जो पावर होता है ना, पावर को डिफाइन किया था रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट हो गया यानी कि टाइम से हम लोग, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि जो वर्क डन किया जा रहा है पर यूनिट टाइम में क्या किया जा रहा है। तो जो जितना वर्क डन ज्यादा करेगा पर यूनिट टाइम में, ठीक है, पर यूनिट टाइम में, सपोज ये चढ़ने में इसको लग जाता है 10 सेकंड, ये वर्क डन जो करता है, वर्क डन मान लिया कि इसका 10 जूल लगा ऊपर चढ़ने में, एनर्जी या वर्क जो किया, और इसको भी 10 जूल करना है। लेकिन ये क्या है कि ये सपोज ये बंदा 5 सेकंड में चढ़ता है और ये चढ़ जाता है तुमको 2 सेकंड, तो वर्क यहाँ जो कर रहा है ये भी 10 ही जूल का कर रहा है, और ये भी जो वर्क कर रहा है क्या कर रहा है, 10 ही जूल का कर रहा है। लेकिन अगर पावर की बात कर लूं तो पावर क्या हो गया, वर्क अपॉन टाइम, ये हो गया 2 जूल पर सेकेंड। यहाँ इस मैन का पावर बोलूंगा ये हो जाएगा 10/2 यानी 5 जूल पर सेकेंड। यानी कि देखो वर्क सेम हो रहा है, सेम हाइट है, लेकिन जब रेट करने का जो है इसका ज्यादा अच्छा है, तो हम लोग बोलते हैं पावरफुल, पावर इसी को बोलते हैं। और यहाँ पर जो पावर का जो यूनिट है, ठीक है, ये जो यूनिट है इसको हम लोग बोलते हैं वाट। वाट क्या होता है कि 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, यानी 1 जूल 1 सेकंड में जो वर्क होता है उसे हम लोग बोलते हैं 1 वाट। ओके, थोड़ा सा देख लेते हैं, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है। हम लोग इलेक्ट्रिक मीटर देखे होंगे, तो हम लोग जनरल लाइफ में क्या बोलते हैं, अच्छा इस मंथ में 300 यूनिट बिजली बिल उठा है, ऐसा करके कुछ। तो इसका रीजन ये होता है कि हम लोग जो 1 जूल बोलते हैं, 1 जूल कोई चीज एनर्जी कंज्यूम हमने किया तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी होता है, स्मॉल, ये बहुत स्मॉल स्केल पर क्वांटिटी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग बड़े स्केल पर, तो 1 यूनिट जो हम लोग बातें करते हैं यानी होता है 1 किलोवाट आवर, यानी कि 1 किलोवाट 1 आवर में कितना ये कंज्यूम कर रहा है। तो आप देखो 1 किलोवाट इज द एनर्जी यूजिंग 1 आवर। 1 किलोवाट मतलब कितना हो गया, 1000 वाट, और 1000 वाट मीन्स कितना हुआ, इतना जूल पर सेकंड। और अब देखो यहाँ पर 1 घंटा में पर सेकंड है, तो 1 घंटा में कितना कंज्यूम करेगा, 36 जूल। 1 घंटा में इतना कंज्यूम करेगा ना। इन 1 आवर की बात करो, 1 आवर पर सेकंड इतना है, किलोवाट की बात कर रहे हैं। 1 यूनिट क्या बोल रहा है, 1 यूनिट क्या हुआ, 1 किलोवाट 1 आवर में कितना कंज्यूम कर रहा है, तो 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट में कितना, 1000 जूल पर सेकंड, इतना जूल किया। तो बेसिकली 36 इंटू 10⁵ जूल ये कंज्यूम करता है एनर्जी इन 1 आवर। ये क्या हुआ, इतना एनर्जी 1 यूनिट, यानी मीटर में जो 1 यूनिट आप देखते हो ना उठते हुए, 1 यूनिट जो देखते हो, तो इतना जूल वो कंज्यूम करता है 1 घंटे में। तो हम लोग बोलते हैं कि 1 यूनिट वो कंज्यूम किया है। या बेसिकली इसको आप ऐसे लिखते हो 1 किलोवाट आवर। ओके, ये जस्ट मैंने ऐसे ही डिस्कस कर लिया आपको, क्योंकि कुछ स्टडी कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ ही तो समझना जरूरी है ना, कि क्या है ये आप समझोगे तो आपको समझ में अच्छा कितना हम लोग एनर्जी यूज करते हैं, मीटर में कैसे यूनिट रीडिंग हो रहा है, इसका मैंने आपसे डिस्कस